welcome. You're watching News 9 Live with me, Neha Khanna, and joining me now is a special guest. I have with me senior Aam Aadmi Party leader and member of the Rajya Sabha, Sanjay Singh, who spent 6 months in jail in connection with the Delhi liquor policy case and was recently released on bail. संजय जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार आपके दर्शकों को नमस्कार। संजय जी, सबसे पहला सवाल मैं ये करूँगी कि 6 महीने आपने जेल में लगाए, उसके बाद आपको बेल मिली। बहुत लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आपकी बेल को अपोज नहीं किया। क्या आप सरप्राइज थे? आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ? देखिए, कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि मैं अपने केस के बारे में कुछ नहीं बोल सकता जी। इसलिए अगर आप अरविंद जी के या मनीष जी के केस के बारे में या और इस बाकी लोगों के बारे में पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। मेरे लिए कोर्ट ने स्ट्रिक्टली मना किया है तो मुझे उसे फॉलो करना है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट का कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने ये फैसला दिया। बस इससे ज़्यादा मुझे मैं समझती हूँ। आपके केस के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है ये पूरी साजिश है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की और बीजेपी की। बीजेपी कहती है कि मान लिया आम आदमी पार्टी को हम पे भरोसा नहीं है, न्यायालय पे तो भरोसा होना चाहिए, जुडिशरी पे तो होना चाहिए। एकदम ठीक। अब आपको बेल मिला, ठीक। अब ये जुडिशरी का डिसीजन है कि अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिला, मनीष सिसोदिया को नहीं मिला। अच्छी बात आपने कही और इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं समझा सकूं आपके दर्शकों को। पहली बात तो ये कि अगर आप कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स ही नहीं रखेंगे, फैक्ट्स को छुपाएंगे, जो चीजें हमारे पक्ष में है उसको दिखाएंगे नहीं, तो कैसे कोर्ट डिसीजन देगा? मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल जी का पूरा केस क्या है? ईडी ने 162 गवाहों के बयान लिए, सीबीआई ने 294 गवाहों के बयान लिए, 456 गवाहों के बयान में से मात्र 4 गवाहों के बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। अब वो 4 गवाहों के बयान अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कैसे हैं? ये 10वीं का बच्चा भी अगर आप यहां पे बुला देंगी तो मैं उसको समझा दूंगा, 2 मिनट में बता देगा कि ये केस फर्जी है। एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, उसके यहां ईडी का छापा होता है 16 सितंबर 2022 को। 10 फरवरी 2023 को उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 16 जुलाई को उसका बेटा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है, 18 जुलाई को उसकी जमानत हो जाती है। मंगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी ने मिलकर 10 बयान दिए, 10 बयान नेहा जी, और इन 10 बयानों में से 8 बयान ईडी ने छिपा लिए, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में उनको डाल दिया, और अंतिम के जो 2 बयान थे उसको उन्होंने कोर्ट के सामने रखा। जब हमारे वकीलों ने कहा कि साहब ये अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट क्या है, उसको हम देखना चाहते हैं, और ये आरोपी का किसी भी एक्यूज का अधिकार है कि एजेंसी ने उसके खिलाफ क्या साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। अब जब वहां पे देखने गए तो वो तो हैरान थे कि 8 बयान में जिसमें केजरीवाल का नाम नहीं है उसको आपने अनरिलाइड में डाल दिया, जिसमें केजरीवाल का नाम है उसको आपने रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाला, और उसके तुरंत बाद उनको बेल दे दी। अब यही किस्सा शरद रेड्डी में आता है। 9 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी के घर पे ईडी का छापा होता है। 10 नवंबर 2022 को उसकी गिरफ्तारी होती है, 25 अप्रैल को उसकी बेल हो जाती है, और इस दौरान 6 महीने में जब वो जेल की कस्टडी में होता है, 12 स्टेटमेंट्स, 12 बयान वो देता है नया जी, और अंतिम के 2 बयान में वो केजरीवाल का नाम लेता है, 10 बयान में वो केजरीवाल का नाम नहीं लेता। जिस 10 बयान में नाम नहीं लेता उसको छिपा लिया जाता है, जिस 2 बयान में नाम लेता है उसको कोर्ट के सामने रखा जाता है। तो और ये भी अभी इस मार्च में, अगर उसके पहले तो हमें पता भी नहीं था, मार्च में ऑर्डर हुआ कि भाई इनको भी इंस्पेक्शन करने की इजाजत दी जाए इनके वकीलों को, और तब जब हमारे वकीलों ने देखा तो ये पता चला। तो जब आप कोर्ट के सामने, अच्छा नेहा जी ये बताइए, ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं, ना तो रद्दी का कागज रखने की जगह है। आपने अगर किसी आरोपी के खिलाफ कोई एविडेंस इकट्ठा किया है तो क्यों नहीं पेश किया? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी की है कि वो कोर्ट के सामने सारे कागज रखे, और ये जिम्मेदारी कोर्ट की है कि वो उन किन कागजों पे भरोसा करेंगे, किन पे नहीं करेंगे। आप कौन होते छिपा के रखने वाले? और क्यों छिपाया आपने?
क्योंकि सेक्शन 50 पीएमएलए ये कहता है कि भाई कोई भी बयान सेक्शन 50 में मैं झूठा दे ही नहीं सकता। जी नहीं, ये कानून कहता है। मैं अपने केस के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन जिस किसी ने भी ईडी के सामने बयान दिया होगा उससे पूछेंगे आप, तो वो बताएगा कि ईडी के ऑफिशियल्स सबसे पहले बताते हैं कि देखो भाई ये सेक्शन 50 का स्टेटमेंट है। तो आपके हिसाब से ये उनके स्टेटमेंट्स equivalent to बदले 160 क्यों? आप कह रहे हैं दबाव में दिए गए? 100%। ये तो खुली किताब की तरह समझ में आ रहा है ना। और तब भी मैं मान लेता कि दबाव में नहीं दिए गए अगर वो छिपाए ना गए होते। छिपाया इसका मतलब आपके मन में चोट था। ओके आप रख देते सारे स्टेटमेंट, कोर्ट तय करती कि कौन सा बयान सही है कौन सा बयान गलत है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ लेती हूँ कि अब अगर आपके वकीलों को ये अच्छा, बात मैं पता ये चले, लास्ट बात कर जी। कि सेक्शन 50 में अगर आप कोई गलत स्टेटमेंट देती हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, परजुरी, ठीक कह रहे हैं आप। तो तो मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, अब आप कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जो पहले नहीं आए थे, अब जाहिर है आपके वकील कोर्ट के सामने ये रखेंगे, तो क्या अब आपको उम्मीद है कि इन डॉक्यूमेंट्स के बिना पर बेल मिलेगी आपके नेताओं को? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बेल मिलना पीएमएलए में थोड़ा कठिन होता है, मैं इसको मानता हूँ। बिल्कुल। इस कानून में बहुत सारी जटिलताएं हैं जिसपे कि कोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई है और उस पर देर सवेर जब भी बेंच बनेगी अपना फैसला देगी। बहुत सारे इसमें ऐसे कानून हैं, लेकिन ये आधार नहीं हो सकता है और ऐसा नहीं कहना चाहिए कि साहब जज आपको बेल नहीं दे रहा है और हम उसको तो नहीं चलाते। मैं मानता हूं नहीं चलाते, मैं मानता हूं। बीजेपी का तो यही कहना है हाँ, कि बिल्कुल कोर्ट मैं पे तो मानता हूं। भरोसा रखिए। एकदम 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 मैं मानता हूं, लेकिन आप बताइए लोअर कोर्ट के फैसले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल देती है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लोअर कोर्ट के फैसले पर सहमति नहीं है, तो जुडिशरी पे डिस्ट्रिक्ट सवाल कोर्ट उठा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, मैं तो जुडिशरी पे सवाल कोई नहीं उठा रहा हूं। मैं तो आपसे खाली ये एक सर्वविदित सत्य सामने रख रहा हूं। Disagreement हो सकता है। लोअर कोर्ट के फैसले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल देती है। इसका मतलब लोअर कोर्ट के फैसले से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट असहमत है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट बदल देती है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से हाई कोर्ट असहमत है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल देती है। इसका मतलब हाई कोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट असहमत है। असहमति बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछूं। ये कि बेल ना मिलना, कई बार बहुत सारे फैक्ट्स नहीं आ पाते हैं कोर्ट के सामने, इसकी वजह से बेल मिलने में टाइम लगता है और कानून भी ऐसे हैं। मैंने तो कल बोला जंतर मंतर में कि भाई 19 महीने अटल जी को बेल नहीं मिली जी, आडवाणी जी को 19 महीने बेल नहीं मिली और रविशंकर प्रसाद जी को और अरुण जेटली जी को बेल नहीं मिली। एक प्रधानमंत्री बने, एक उप प्रधानमंत्री बने, एक कानून मंत्री बने, एक आईटी मिनिस्टर बने और कानून मंत्री बने। हालांकि यहाँ परेशानी है कि मामला भ्रष्टाचार का उठाया जा रहा है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। उन पे क्या लगा था? मीसा लगा था उस समय में जी। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, यानी देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए उनको खतरा माना गया था जी। तो वो निर्दोष थे या वास्तव में आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा थे? मैंने आपकी बात नहीं ना। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। अब आप अमित शाह जी के केस पे आ जाइए। 3 महीने वो जेल में रहे, उनको 3 महीने के बाद बेल मिली और 2 साल तक उनको गुजरात के बाहर रहने के लिए कहा गया। आप बताइए ना। और 2015 में जब उनकी गवर्नमेंट आ गई तब वो बरी हुए। तो अब आप किसी बीजेपी वाले से पूछिए कि भाई अमित शाह जी फंसाए गए थे, निर्दोष थे या वो दोषी थे, तो हर आदमी कहेंगे भाई निर्दोष थे, फंसाए गए थे। तो बिना कन्विक्शन के आप किसी को गिल्टी नहीं ठहरा सकते, आप ये बात कर रहे हैं। और अमित शाह जी का एक वीडियो भी है, आप उसको चाहेंगे तो चला भी सकती हैं या मैं दूंगा आपको, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था मोदी जी का नाम लेने के लिए जब वो गिरफ्तार हुए थे। तो ये खेल होता है, पॉलिटिक्स में एक खेल होता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगी, चलिए आप कह रहे हैं ये झूठे केस हैं, जो गवाहों के बयान आए वो दबाव में लिए गए और बहुत सारे दस्तावेज छुपाए गए कोर्ट से। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुई थी लिकर पॉलिसी में, खुद आम आदमी पार्टी ने क्यों वापस ली है पॉलिसी? ठीक बात कहते हैं लोग। उन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और लैंड दोनों एलजी के पास है, वो हमारे पास नहीं है। अगर आप जो शराब के ठेके स्वीकृत हुए
उसमें से आधे से ज़्यादा ठेके बंद हो जाएंगे, उनको आप खुलने नहीं देंगे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, लैंड आपके पास है, आपने रोक लगा दी। और ये भी मैं बता दूं, जो ये प्रचारित करते हैं कि गली गली में ठेके, दिल्ली पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे कम यहाँ पे शराब के ठेके थे। गोवा में पॉपुलेशन के हिसाब से कई गुना ज़्यादा ठेके, नोएडा में पॉपुलेशन के हिसाब से कई गुना ज़्यादा ठेके, बेंगलोर में, गुड़गांव में, लेकिन दिल्ली में पॉपुलेशन के हिसाब से ठेके बहुत कम थे। और पुरानी पॉलिसी जो थी, नई पॉलिसी जो हमने बनाई थी, उसमें कोई ठेकों की संख्या हमने बढ़ाई नहीं थी, बावजूद इसके यहाँ पे ठेके खुलने नहीं दिए गए और उसकी वजह से पॉलिसी को वापस लिया गया। तो ये कोई इसके पीछे कोई करप्शन का एंगल है, गलत बात है। ठीक है, चलिए अब तो ये कोर्ट तय करेगा कि मामले में कितनी सच्चाई है या नहीं है, दम है या नहीं है। मैं आपसे कुछ राजनीतिक सवाल पूछना चाहती हूँ और दिल्ली की सरकार को लेकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आज की डेट में पूछा जा रहा है संजय जी कि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं तो सरकार जेल से चलाऊंगा। आम आदमी भी पार्टी भी कह रही है कि बिल्कुल किसी कीमत पे रेजिग्नेशन नहीं होगा, इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। इस देश में ना तो कभी पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुआ है, ना कभी कोई सरकार जेल से चली है। अब लोगों का कहना है कि ये आप कैसे कर पाएंगे, कैबिनेट मीटिंग कैसे होगी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर देगा। नेहा जी, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन खड़ी किसने की? एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को फर्जी मुकदमे लगा के अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो ये सिचुएशन तो आपने पैदा की ना। और आपका क्राइटेरिया अलग अलग केसेस में अलग अलग हो जाता है। एक स्टेट है मणिपुर, जो 1 साल से हिंसा की चपेट में है, जहां पे एक कारगिल फौजी की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया, जहां लोगों के साथ कत्लेआम हो रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, रिलीफ कैंप्स में लोग रह रहे हैं, उसको तो आप अपने कंधे पे बिठा के माला पहना के घुमाते हैं। एक सिचुएशन है अजय कुमार मिश्रा की, जिनके बेटे ने 4 किसानों को कुचल के मार दिया। वो तो देश के गृह राज्य मंत्री रहेंगे, पहलवान बेटियों को तो न्याय नहीं मिलेगा। और जो सरकार बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे काम कर रही है, उसको आप कह रहे हैं कि साहब आपको चाहे मैंने फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार किया, आप इस्तीफा दीजिए। तो ये कौन सा, मतलब ये कौन सा न्याय है आपका? ऐसे तो फिर ये चीज रुकेगी नहीं ना नेहा जी। कल को आपने भगवंत मान को अरेस्ट कर लिया, विजयन को कर लिया, ममता को कर लिया, स्टालिन को कर लिया, सीतारमैया को कर लिया, रेवंत रेड्डी, तो आपके लिए तो अब रास्ता खुल गया। हेमंत सोरेन जी से रास्ता खुला था, अब उसको यहीं पे रोकना होगा केजरीवाल जी को। अच्छा। अदरवाइज ये सिचुएशन रुकने वाली नहीं है। यहाँ पे सरकारों क्या हुआ महाराष्ट्र में, देखिए ना, पार्टी तोड़ दी। आज केजरीवाल इस्तीफा दे दें, कल को पार्टी तोड़ देंगे लोग। तो मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, एलजी का बयान तो आपने सुना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। तो मेरा सवाल आपसे अलग है, क्या आप प्रेसिडेंट्स रूल के लिए तैयार हैं कल को ऐसी सिचुएशन आती है? देखिए, पहली बात तो नेहा जी, इस देश का संविधान लिखा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, किसी विनय सक्सेना जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लिखा है। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट में 3 पिटीशन पड़ी कि भाई मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि भाई हमें, उन्होंने कहा हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंटरफेयर करने का अधिकार ही नहीं, इसमें कोई अधिकार नहीं है। अब आते हैं एलजी और प्रेसिडेंट की भूमिका पे। आपने प्रेसिडेंट रूल की बात की, एलजी की भूमिका भी इस मामले में क्लियर है। मेजॉरिटी फ्लोर ऑफ द हाउस पे तय होती है। अभी हमने कुछ दिनों पहले ही, जब केजरीवाल साहब बाहर थे, तो दिल्ली की विधानसभा में मेजॉरिटी ली है। तो आप मुझे बताइए कि आप, और अगर गला दबा के आप जबरदस्ती प्रेसिडेंट रूल लागू करेंगे तो मैं आपके कैमरे पे बोल रहा हूं 0 सीट आएगी बीजेपी की। लगाओ प्रेसिडेंट रूल, 7 की 7 सीटें जीत रहे हैं, 70 की 70 आएगी आम आदमी पार्टी की, मैं बता। वो तो आप असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अभी तो लोकसभा सर पे है। इसमें 7-0 हो जाएंगे। आप लगाइए ना प्रेसिडेंट रूल। मैं तो आपसे कह रहा हूं, अगर आप राज्य सरकारों को कहीं भी इस तरीके से डंडे से हाँकते हैं ना, उसका लोकतंत्र में आपको फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, केजरीवाल जी कहते हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, हेमंत सोरेन ने दिया, मनीष सिसोदिया ने दिया। बहुत लोग कह रहे हैं संजय जी कि ये वही आम आदमी पार्टी है, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे कि अगर किसी नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो ट्रायल वायल बाद में होता रहेगा, पहले इस्तीफा दो। हाँ, तब हमें नहीं पता था कि देश के प्रधानमंत्री कभी नरेंद्र मोदी होंगे
और ऐसी उन्होंने पॉलिटिकल क्राइसिस, ऐसी सिचुएशन खड़ी करेंगे वो कि एक सरकार दूसरी सरकार तीसरी सरकार को चुन चुन के ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने 10 साल में कितनी सरकारें ख़त्म की, अरुणाचल की, उत्तराखंड की, महाराष्ट्र की, कर्नाटका की, मध्य प्रदेश की, गोवा, कितनी सरकारें इन्होंने ख़त्म की। तो अगर ये काम आज केजरीवाल जी इनके सामने झुक जाएंगे तो ये सिचुएशन यहाँ रुकेगी नहीं, ये और आगे बढ़ेगी। हेमंत सोरेन जी को नहीं करना चाहिए था रिजाइन? नहीं करना चाहिए था, उनकी रणनीतिक चूक हुई वहां पे। आप बताइए, सुब्रतो राय सहारा को इसी जेल के अंदर, मान लीजिए अभी तो मैं ऐसा मानता हूं कि जल्दी बेल होगी, लेकिन जब तक भी मान लीजिए वो है जेल के अंदर, तो सुब्रतो राय सहारा तक को यहाँ पे मीटिंग करने का, इंटरनेट का तमाम इंतजाम हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल जी को आप नहीं दे सकते ऑफिस की व्यवस्था, मीटिंग की व्यवस्था? इसमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? आप बताइए मुझे। भाई 2 करोड़ लोगों के द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री, तो कैबिनेट मीटिंग तिहाड़ जेल में होगी? भाई एक ऑफिस, उसको आप जेल ना कहिए, एक ऑफिस की व्यवस्था जेल के परिसर में। मैंने आपको बताया चंद्रा ब्रदर्स और सुब्रतो राय सहारा 2 उदाहरण है, मिलिए उनको। मैं आपसे एक आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर पूछना चाहती हूँ संजय जी। ये तो आप मानेंगे कि 12 साल का जो इतिहास रहा है इस पार्टी का, शायद ये सबसे बड़ी आज तक की चुनौती है। पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप जेल में है। आप मुश्किल से अभी बाहर आए हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सत्येंद्र या जैन जेल में हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसे में आपकी पार्टी के भविष्य को लेके एक क्वेश्चन मार्क नहीं लग जाता? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भाई अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, और मनीष सिसोदिया भी, और सत्येंद्र जैन भी, और संजय सिंह भी जेल में रह के आ गए, और हमारे तमाम विधायकों पे भी फर्जी मुकदमे हुए। लेकिन अजीत पवार जेल में नहीं होते हैं क्योंकि वो मोदी जी के साथ मिल जाते हैं। छगन भुजबल जेल में नहीं होते, हसन मुशर्रफ नहीं होते, नारायण राणे नहीं होते, मुकुल राय नहीं होते, शुभेंदु अधिकारी नहीं होते, हेमंत विश्व शर्मा नहीं होते, जनार्दन रेड्डी नहीं होते, अशोक चौहान नहीं होते। जिन लोगों के खिलाफ इसी पार्टी ने चिल्ला चिल्ला के करप्शन के आरोप लगाए, उनको सबको आप शामिल कर लेते हैं अपने साथ, चुन चुन के शामिल कर लेते हैं, और उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 23 लोगों की डिटेल अभी एक न्यूज़पेपर ने छापी थी जी, कि जिन पे कार्रवाई बिल्कुल, जैसे वहाँ तो वो कच्छप गति जिसको कहते हैं ना, कछुए की चाल, वहाँ पे तो 3 के खिलाफ मामले बंद हो गए, और बाकी जो 20-22 हैं उन पे तो एकदम चूहे की तरह चल रहे हैं, कछुए की तरह चल रहे हैं। तो विपक्ष इसको बीजेपी की वॉशिंग मशीन का नाम देती है। बिल्कुल है, खुले तौर पे है। तो चलिए मैं आपसे यही सवाल करती हूँ, लेकिन आप ये नहीं मान रहे हैं कि भविष्य पे, पार्टी के भविष्य पे इस वक्त एक सवालिया निशान लगा हुआ है? देखिए, आपको तय करना है कि किस रूप में आपको याद किया जाए, कायर के रूप में या बहादुर के रूप में। आज के समय में जो सिचुएशन है उसमें आप यातना झेलने के लिए तैयार रहिए, जेल जेने के लिए तैयार रहिए, लड़ने के लिए तैयार रहिए या झुकने के लिए तैयार रहिए, ये सब कुछ आपके ऊपर है। तो हमने तय किया है कि हमें लड़ना है इनसे, और उसके जो भी उसके लिए दुश्वारियां और परेशानियां होंगी उसको हम लोग झेलेंगे। मैं सुनीता केजरीवाल जो एक लाइन बड़ी अच्छी है कि नजर चुरा के गुजरना है तो गुजर जाओ। अगर इन सारी सिचुएशन से अपनी नजर चुरा के आप गुजरना चाहते हैं तो गुजर जाइए। कि नजर चुरा के गुजरना है तो गुजर जाओ, मैं आईना हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। क्या बात है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी जो है उसको पूरा कर रहा हूँ। बाकी जिसको लगता है कि भाई इन लोगों के सामने झुक जाना चाहिए, इनसे जाके मिल जाना चाहिए, अब आपके इकलौते लोकसभा एमपी थे, वो तो चले गए वहां पर। तो आपको मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों का मनोबल टूटता है, कई बार लोग झुक जाते हैं, लेकिन उनको इतिहास कभी अच्छे रूप में याद नहीं करता, मैं ऐसा मानता हूँ। आज भी वर्षों के बाद हिटलर के उसी सभा की तस्वीर चलाई जाती है जिसमें सारे लोग हिटलर के सामने हाथ उठा के तो नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं, एक व्यक्ति नहीं करता। तो ऐसे कुछ व्यक्तियों को तैयार होना पड़ेगा इस देश में।
इतिहास की बात कर रहे हैं आप, काफ़ी दिलचस्प बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में। आप जानते ही हैं सुनीता केजरीवाल जी के बारे में आजकल बहुत चर्चा है। बहुत बार उन्होंने केजरीवाल जी का जो मैसेज है जेल से वो लोगों के सामने रखा। मैं जानती हूँ ये आप लोगों ने फॉर्मली कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और हैं और रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये बात मैं सुन चुकी हूँ। लेकिन अटकलें लगाना फिर भी लोग बंद नहीं करते हैं। कुछ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं? अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बनती वो, तो क्या वो पार्टी के नए चेहरे की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है उनको? ये सवाल ज़रूर कहा जा रहा है। तो अगर हम ये बात मान लेते हैं तो फिर आप पे भी वो इल्ज़ाम लगेगा परिवारवाद का? मैं आपसे कह रहा हूँ जो हम पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है वही तो बोलेंगे। आज की तारीख में हमने दिल्ली में सर्वे कराया 2 करोड़ लोगों के बीच में और उसको ऑफिशियली अनाउंस किया कि भाई इतने लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। हमने विधानसभा में बहुमत हासिल किया। उस समय भी लोगों ने कहा, विधायकों ने, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे। पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। अब आपने पूछा दूसरा सवाल संदेश का, तो इस वक्त सुनीता भाभी ही उनके साथ बातचीत में है क्योंकि वो जेल में है। उनसे ही फ़ोन पे बात होती है, उनसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो 15-15 मिनट की 2 बार परिवार से हो सकती है उनसे होती है। तो जो मैसेज उनका होता है वो हम लोगों तक पहुंचता है। उनको एक नए लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसको एक उनकी जो भूमिका है उसको समझिए आप। आज उनके पति और हम सबके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। निश्चित रूप से उनके मन में पीड़ा है, कष्ट है। वो अपनी बात कहेंगी, बोलेंगी और बोलना चाहिए। और सबके और अकेले आप सोचिए कि मैंने पहली बार देखा उनकी आंखों में आंसू जब जेल से निकल के आया और उनसे मिला था। मैं समझ सकता हूँ उनकी पीड़ा। एक आदमी जिसने IRS की नौकरी को लात मारा जी, देश की सेवा का संकल्प लिया, 15 दिन का अनशन रखा, 13 दिन का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया, पूरे देश को खड़ा किया, एक बेहतरीन सरकार दिल्ली में चला रहे थे केजरीवाल जी, उसको उठा के आपने अंदर कर दिया। चलिए ये तो वक्त बताएगा सुनीता जी का क्या रोल रहेगा, क्या उनकी भूमिका रहेगी। आतिशी ने ये बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगला नंबर जेल जाने का उनका सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा का आएगा। किसी को भेज सकते हैं, क्या आपको लगता है ये होने वाला है? किसी को भेज सकते हैं। मतलब अगर आपको दिल्ली में हंसी घोटाला अगर कोई सुनाई पड़े तो उस पर भी आश्चर्य मत कीजिएगा। ये किसी को भी भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ संजय जी कि जैसे मैंने कहा केजरीवाल जी जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन टॉप ब्रास ये मानी जाती है पार्टी की, सब जेल में। मुझे पता है आप लोगों ने ये कैंपेन लॉन्च किया, जेल का जवाब वोट से। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि सारी की सारी लीडरशिप जेल में है, आप ये चुनाव लड़ेंगे कैसे? आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? नेतृत्व कौन कर रहा है पार्टी का इस इलेक्शन में? मैडम आपने देखा नहीं कितनी बड़ी रैली की हमारे कार्यकर्ताओं ने जी, लेकिन लीडरशिप कौन संभाल रहा है? इसी रामलीला के मैदान में कितनी बड़ी रैली की। आम आदमी पार्टी के लोग तो थे, तब तो उस वक्त तो मैं भी नहीं निकला हुआ था। तो पर एक लीडरशिप की तो बात होती है ना। लीडरशिप कार्यकर्ता 4 गुना ज्यादा मेहनत करेगा और जो हमारी लीडरशिप आज अंदर है उसके प्रति सहानुभूति है लोगों में कि उनके साथ गलत हो रहा है। वो देख रहे हैं लोग यहाँ पे कि अजीत पवार गले लगाए जा रहे हैं और केजरीवाल जेल भेजे जा रहे हैं। तो ये लीडरशिप क्राइसिस नहीं है पार्टी के लिए? कोई मुख्यमंत्री अभी भी सारे ये संघर्ष का समय है। इसीलिए मैं जब निकला तो आपने देखा होगा मैंने एक ही लाइन बोला कि ये जश्न का नहीं जंग का वक्त है जी, बस। तो चलिए मैं अब आपसे ये सवाल करती हूँ, आपने कहा कि अगर अभी प्रेसिडेंट्स रूल लगे तो फिर बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी। चलिए प्रेसिडेंट्स रूल की बात नहीं करते, लेकिन जो अभी हालात हैं उनके हिसाब से क्या आपको लगता है कि केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद एक सिंपैथी फैक्टर बना है जो शायद आपके फेवर में जाए? क्योंकि सच ये है संजय जी कि 2014 का इलेक्शन हो या 2019 का, आप लोगों की एक भी लोकसभा सीट नहीं आई, साथ के साथ बीजेपी को गई है। इस बार कैसे बदलेंगे हालात? बदलेंगे इसलिए कि हम गठबंधन में लड़ रहे हैं नंबर 1, और बदलेंगे इसलिए भी कि केजरीवाल जी को जेल जाने से लोगों में सहानुभूति है, उनको दर्द है इस बात का कि गलत किया गया है ऐसे आदमी के साथ जो हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करता है, जो अच्छे अस्पताल बनाता है, जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराता है, जो फरिश्ते स्कीम लाता है।
जो माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कला का की स्कीम लाता है और जो 1,000 रुपये हर महीने की आर्थिक सहायता देने की स्कीम लाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ गलत किया गया, ऐसे लोगों को लगता है। तो आप कह रहे हैं सहानुभूति है, सिंपैथी वोट मिलेंगे और शायद आप इस बार कुछ सीटें जीतें। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने गठबंधन की बात की, इंडिया अलायंस आज की डेट में कहाँ खड़ा है? लोग कह रहे हैं कि मुद्दा क्या है, कौन सा मुद्दा है जो आप लोगों के पास, वोटर्स के पास लेके जा रहे हैं? स्ट्रैटेजी क्या है? इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है और मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, और अगर ये हार नहीं रहे होते तो शायद ये जो बौखलाहट है और ये जो कार्रवाइयां हैं नहीं करते। 400 पार का नारा एक काल्पनिक नारा इन्होंने खड़ा किया है। 13 स्टेट्स के चुनाव हुए हैं। हरियाणा में बोले 75 पार, आई 40। दिल्ली में बोले 45 पार, आई 8। बंगाल में बोले 200 पार, आई 77। मिजोरम में बोले 21 पार, आई 1 सीट। तो ये हवा खड़ी की जाती है, ये करते हैं ऐसे। पर मेरा सवाल ये है, तो मेरा ये कहना है आपसे कि अगर कोई आदमी चुनाव जीत रहा होता है ना, तो ये सब काम नहीं करता है जो मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि विपक्ष के नेता को जेल भेजना, ये आप कह रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि जो राहुल गांधी जी ने जो उस दिन कहा कि 180 से ज्यादा सीट नहीं आ रही है, लगभग यही रहेंगे। आप इसको समझिए मैं क्यों कह रहा हूँ। सैचुरेशन पॉइंट पे थे पिछली बार। महाराष्ट्र में मैक्सिमम सीटें थी इनके पास, कम होंगी इस बार। उनको उम्मीद है कि ईस्ट से और साउथ से आएंगे इस बार। तो लीजिए, कम होंगी। साउथ में कहाँ पाएंगे सीटें, बताइए ना आप, कहाँ से पाएंगे? कम होंगी। कर्नाटक में सारी सीटें थी, इस बार कम होंगी। हरियाणा में सारी सीटें थी, इस बार कम होंगी। राजस्थान में इनकी सीट कम होगी। मध्य प्रदेश में इनकी सीट कम होगी। आप देखिएगा बिहार में इनकी सीट कम होगी। सीटें इनकी कम होंगी। हाँ, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, अब नीचे आ सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। तो चलिए, आप कहते हैं अब की बार 400 पार बेकार नारा है, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि 180 से ज्यादा नहीं आएगी। 4 जून को पता चल जाएगा। का एक घोषणा पत्र सामूहिक रूप से बनना चाहिए। ये जो पॉइंट आपने कहा, ये मैं बार बार बोल भी रहा हूँ जब से आया हूँ, कि एक ऐसा घोषणा पत्र बनना चाहिए जो 10, 20, 50 जो भी मुद्दे हों, कि भाई अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम लोग इन मुद्दों पर तो सारे लोगों की सहमति है, इसको मिलकर पूरा करें। ठीक है संजय जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।